Hello everybody, welcome to Legal Bees Academy. Today we will start with section 6 Act and till section 22 of Hindu Marriage. What does section 16 of Hindu Marriage Act deal with? The provision of legitimacy of child of void and void. Void marriage. Void marriage are those marriage which are not enforceable by law. Voidable marriage are those marriage which are valid at the option of the other party. If the party wish, then they can make it to void, or if he or she wish, then make it valid. Void marriage में क्या होता है? Void marriage अगर सपिंड या प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में कोई पर्सन शादी करता है तो वैसा मैरिज वॉइड होगा, मतलब वो शून्य होगा, और वैसे मैरिज का कोई लीगल इन्फोर्समेंट नहीं है। वॉइडेबल मैरिज वो मैरिज है जो कि अंडर सेक्शन 5 सब क्लाउज 3 में आता है, जो क्या होगा? इंसेनिटी है। इंसेनिटी के ग्राउंड पे अगर मैरिज हो रहा है तो वैसा मैरिज क्या होता है? वॉइडेबल मैरिज होता है, और वो पार्टी के ऑप्शन के ऊपर है कि वो चाहे तो उस मैरिज को वैलिड रहने दे, और वो चाहे तो उस मैरिज को वॉइड कर दे। और वॉइड है, और वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में क्या होता है? देयर इज नो ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। वहां पे क्या होता है? मैरिज को नलिफाई किया जाता है, डाइवोर्स नहीं दिया। ओके। और सेक्शन 16 बताता है हमें कि वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से हुए चाइल्ड का क्या लीगल राइट होगा। ओके, लेट्स सी क्या होगा। वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के चाइल्ड लेजिटिमेट होंगे क्या इलेजिटिमेट? तो द चाइल्ड ऑफ वॉइड और वॉइडेबल मैरिज आर कंसिडर्ड एज लेजिटिमेट चाइल्ड। ओके, व्हाई द चाइल्ड शुड सफर? बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स। ओके, बच्चे को सफर नहीं करना है पेरेंट्स के वजह से, इसलिए उनको उनका क्या स्टेटस है? उनका स्टेटस क्या है? दे आर लेजिटिमेट। ओके, और उनके पास राइट टू पोजेस प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, दे हैव द राइट टू पोजेस प्रॉपर्टी, लेकिन बस पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में उनको अधिकार है, अदर कोई रिलेशन के प्रॉपर्टी में उनका अधिकार नहीं। ओनली वो प्रॉपर्टी जो कि सेल्फ एक्वायर्ड बाय पेरेंट्स है। ओके, फेयर एक्ट लैंग्वेज देखते हैं क्या है। लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। तो बेयर एक्ट में बोलता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग दैट द मैरिज इज नल एंड वॉइड, अगर मैरिज नल एंड वॉइड भी है सेक्शन 11 में, सेक्शन 11 डील विथ वॉइड मैरिज, सेक्शन 12 डील विथ वॉइडेबल मैरिज। ओके, वैसे एनी चाइल्ड ऑफ सच मैरिज जो कि लेजिटिमेट होते अगर मैरिज हैज बीन वैलिड, अगर वैसे बच्चे को अगर लेजिटिमेट माना जाता, अगर मैरिज वैलिड होता, तो वैसे ही भले ही चाइल्ड वैसे बॉर्न हुए बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के आने से पहले भी अगर वैसे कोई चाइल्ड है, या हिंदू मैरिज एक्ट के आने के बाद वैसा कोई चाइल्ड है, तो वैसे चाइल्ड का क्या स्टेटस होगा सोसाइटी में? वैसे चाइल्ड का स्टेटस होगा लीगल लेजिटिमेट स्टेटस होगा। ओके, तो नॉट हैव बीन लेजिटिमेट, दस चाइल्ड इज लेजिटिमेट चाइल्ड। ओके, और सेक्शन 12 में क्या बता रहा है? सेक्शन 12 में बता रहा है वॉइडेबल मैरिज के चाइल्ड का क्या होगा स्टेटस? तो दे आर ऑल्सो लेजिटिमेट। ओके, लेजिटिमेट चाइल्ड है। अब सेक्शन 17 देखते हैं। सेक्शन 17 क्या बात करता है? तो सेक्शन 17 बात करता है पनिशमेंट फॉर बाइगेमी। बाइगेमी का क्या पनिशमेंट? तो अर्लियर पनिशमेंट फॉर बाइगेमी किसमें दिया हुआ था? बाइगेमी क्या है? बाइगेमी है कि अगर एक स्पाउस के रहते हुए अदर स्पाउस किसी और से शादी कर लेता है तो वो बाइगेमी का ऑफेंस करता है। अ पर्सन कैन नॉट हैव अदर स्पाउस इफ द स्पाउस इज लिविंग। ओके, या तो लिविंग मैरिज कैसे डिसॉल्व होगा? इधर बाय डेथ और बाय डाइवोर्स। अगर डाइवोर्स या डेथ नहीं हुआ है एक स्पाउस का, तो अदर स्पाउस मैरी नहीं कर सकता, और अगर किया तो वो बाइगेमी का ऑफेंस करता है। ठीक है,
और बाइगैमी का ऑफेंस के लिए कहाँ प्रोविजन है हिंदू मैरिज एक्ट में? तो सेक्शन 17 द पनिशमेंट ऑफ बाइगैमी। सेक्शन 17 में क्या बता रहा है कि क्या पनिशमेंट? सेक्शन 17 में बता रहा है कि बाइगैमी का जो पनिशमेंट है वो आईपीसी में होगा, ठीक है। आईपीसी में कहाँ होगा? तो 494 में फर्स्ट वाइफ के को होगा, फर्स्ट वाइफ फाइल कर सकती है बाइगेमी के ऑफेंस के लिए, और 495 में सेकेंड वाइफ फाइल कर सकती है बाइगेमी के ऑफेंस, ठीक है। और लेकिन अब क्या है, अब तो आईपीसी तो नहीं चलता है, अब क्या है, अब बीएनएस अप्लाई होता है। जब बीएनएस में के कहाँ बीएनएस का कौन सा सेक्शन डील करता है बाइगेमी के प्रोविजन से? तो सेक्शन 82 क्लाउज 1 डील करता है बाइगेमी का प्रोविजन। फर्स्ट वाइफ फाइल कर सकती है सेक्शन 82 क्लाउज 1 में बाइगेमी के लिए, और सेक्शन 82 क्लाउज 2 में सेकेंड वाइफ फाइल कर सकती है, ओके। इफ फाइल कर सकती है सेक्शन 82 क्लाउज 1 में फर्स्ट वाइफ अगर जब फाइल करेगी तो कितना तक का पनिशमेंट है? तो 7 साल तक का पनिशमेंट है प्लस फाइन है। और सेक्शन 82 क्लाउज 2 में जब सेकेंड वाइफ फाइल करेगी बाइगैमी के लिए तो क्या पनिशमेंट है? तो पनिशमेंट है 10 ईयर्स प्लस फाइन का पनिशमेंट है, ओके। क्या है? सेक्शन 494 में आईपीसी में क्या है? फर्स्ट वाइफ के पास फाइल करने का ऑप्शन है। 495 ऑफ आईपीसी में सेकेंड वाइफ के पास फाइल करने का ऑप्शन है। बीएनएस 82 का क्लॉज 1 बात करता है फर्स्ट वाइफ के लिए, 82 का क्लॉज 2 बात करता है सेकेंड वाइफ के लिए, ठीक है। पनिशमेंट क्या है इसमें? पनिशमेंट है 7 ईयर्स और फाइन, ओके, और बोथ, ओके। में क्या है? 7 ईयर और फाइन और बोथ। तो ये बाइगेमी का ऑफेंस क्या है? कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है? ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है प्लस बेलेबल ऑफेंस है, ओके। बोथ नहीं है, चेक कर लो। अब बेरेक प्रोविजन क्या कहता है? बेरेक प्रोविजन बोल रहा है कि एनी मैरिज बिटवीन टू हिंदू solemnized after the commencement of this act is void if at the date of the such marriage either party has a husband or wife live। अगर दो हिंदू के बीच शादी हुआ है और दो हिंदू के बीच जब शादी हुआ है, जब डेट ऑफ मैरिज के टाइम इधर स्पाउस लिविंग है, इधर पार्टी का चाहे हस्बैंड या वाइफ लिविंग है और वो फिर से शादी कर लेता है, तो वो क्या ट्रैक करता है? सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली, ओके। नाउ लेट्स सी सेक्शन 18 ऑफ टू मैरिज एक्ट। सेक्शन 18 किससे डील करता है? तो सेक्शन 18 डील करता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टेन अदर कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 17 हमारा डील कर रहा है बाइगेमी से, पनिशमेंट फॉर बाइगेमी। सेक्शन 18 डील कर रहा है हमारा पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अदर कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम सेक्शन 5 के क्लॉज 3 का कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं, सेक्शन 5 का क्लॉज 3 किससे डील करता है? तो वो इंसेनिटी वाले प्रोविजन से डील करता है, ओके। या फिर हम सेक्शन 5 क्लॉज 4 और क्लॉज 5 का कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं। सेक्शन 5 के क्लॉज 4 में डील करता है प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप और 5 में डील करता है सपिंडा। अगर इन दो में अगर मैरिज हो रहा है, दो पार्टी मैरिज कर रहा है बीइंग इनटू अ सपिंडा रिलेशन और प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशन, तो ऐसा मैरिज क्या होगा? वैसा मैरिज होगा वॉइड एब इनिशियो, ओके। और उसके कॉन्ट्रावेंशन का क्या सजा मिलेगा? तो उसके कॉन्ट्रावेंशन का सजा मिलेगा है सेक्शन 18 बताता है कि क्या सजा मिलेगा। सेकंड एक सेकंड, ना ना इंसेनिटी सॉरी सेक्शन 5 क्लॉज 3 बात करता है, इंसेनिटी से बात नहीं करता है, वो एज ऑफ द पार्टी से बात करता है, ठीक है। एज ऑफ द पार्टी क्या है?
ब्राइड ग्रूम का एज होना चाहिए 21 ईयर और ब्राइड का एज होना चाहिए 18 ईयर। अगर 21 ईयर और 18 ईयर के एज का कॉन्ट्रवेंशन हो रहा है तो वो पनिशेबल होगा अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ओके, और सस्पेंड या प्रोहिबिटेड डिग्री में भी कर रहा है तो भी वो पनिशेबल होगा सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में। ओके, अगर एज रिक्वायरमेंट को लेके जो क्राइटेरिया उसका फुलफिलमेंट नहीं किया गया और उसको ब्रीच किया गया तो क्या पनिशमेंट होगा? तो 2 साल तक का सजा या फिर फाइन, जो कि 1 लाख तक का फाइन होगा, या दोनों। ओके, और अगर प्रोहिबिटेड और सपेंडा रिलेशन में शादी किया तो उसका पनिशमेंट कितना होगा? तो उसका पनिशमेंट होगा 1 मंथ का सिंपल इम्प्रिजमेंट और 1000 तक का फाइन, या फिर दोनों। ठीक है, इसमें रिगरस इम्प्रीजमेंट मिल रहा है एज वाले रिक्वायरमेंट में, और सेक्शन 5 और 4 जिसमें सपेंड और प्रोहिबिटेड डिग्री में है उसमें सिंपल इम्प्रीजमेंट है। ओके, नाउ लेट्स सी सेक्शन 19 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। क्या है से? अच्छा, एक बार बेयर एक्ट प्रोविजन देख लेते हैं सेक्शन 18 का। बेयर एक्ट प्रोविजन क्या बोल रहा है? एवरी पर्सन हु प्रोक्योर्स अ मैरिज ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू फेमिनाइज अंडर दिस act in contravention of the condition specified in clause 3, 4 and 5। ठीक ठीक है, अगर क्लॉज 3, 4 और 5 का ब्रीच हो रहा है तो सेक्शन 18 में पनिशमेंट है। अगर सेक्शन 5, ये कौन सा क्लॉज का ब्रीच हो रहा है? सेक्शन 5 क्लॉज 1 का ब्रीच कर रहे हैं तो 17 में है पनिशमेंट। ओके, कॉन्ट्रवेंशन के केस में क्या होगा? अगर एज का क्राइटेरिया फुलफिल हुआ तो रिगरस इम्प्रीजमेंट है कितना? तो 2 साल तक का, विच मे एक्सटेंड टू अप टू 2 ईयर्स। ठीक है, 1 लाख तक का फाइन अप टू 1 लाख तक का सजा, या फिर विद बोथ। और इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ वो सपिंड और प्रोहिबिटेड और सपिंड रिलेशनशिप में उसके कॉन्ट्रावेंशन में कितना होगा? तो 1 मंथ तक का सजा है और फाइन, जो कितना एक्सटेंड कर सकता है? 1000 तक, और बोथ। ओके, नाउ लेट्स सी सेक्शन 19 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 19 किससे डील करता है? तो सेक्शन 19 बेसिकली डील करता है जुरिडिक्शन से, कि जब हम केस लाएंगे तो हम केस कहाँ फाइल करेंगे, उसका जुरिडिक्शन क्या होगा और कैसे कैसे कर सकते हैं। जुरिडिक्शन का क्या हाँ होगा? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? ये है ना कि जहाँ पिटिशनर रहता है वहाँ करेंगे, या जहाँ रिस्पोंडेंट रहता है वहाँ रहेंगे, जहाँ वाइफ रहती है वहाँ करना है, या जहाँ हस्बैंड रहता है वहाँ रहना। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया है 4 पॉइंट्स जब हम कर सकते हैं फाइल। ठीक है, बेसिकली क्या क्या है? फर्स्टली, जहाँ मैरिज सोलेमनाइज, फर्स्टली तो वहाँ पे होगा जहाँ पे मैरिज हुआ है। ठीक है, सेकेंडली कहाँ होगा? सेकेंडली होगा जहाँ रिस्पोंडेंट रहता है। ठीक है, फर्स्ट जहाँ मैरिज हुआ है, सेकेंड जहाँ रिस्पोंडेंट रिसाइड कर रहा है, थर्ड जहाँ पार्टीज टू मैरिज लास्ट रिसाइड किया है, मतलब जहाँ दोनों पार्टी हस्बैंड एंड वाइफ बोथ दोनों मिलके एक साथ अगर कहीं रिसाइड कर रहा था तो लास्ट टाइम वो लोग मान लेते हैं वो लोग 2-3 शहर में रिसाइड किया है, दिल्ली में रिसाइड किया है, कलकत्ता में रिसाइड किया है और आगरा में रिसाइड किया है, और 2-3 शहर में रिसाइड किया है मैरिज के ड्यूरेशन में। तो इन केस वो लास्ट टाइम आगरा में रिसाइड किया तो जुरिडिक्शन कहाँ हो सकता है? लास्ट टाइम जहाँ वो आगरा में रिसाइड किया था मैरिज के टाइम, तो भी वो वहाँ पे केस फाइल कर। ठीक है, तो जहाँ पे पार्टीज टू द मैरिज लास्ट रिसाइडेड टुगेदर। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ वाला बोलता है कि इफ पिटिशनर वाइफ है, अगर पिटिशनर वाइफ है तो जब डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ प्लान, जिस दिन वो प्रेजेंट कर रही है ना, उस टाइम वो जहाँ रह रही थी वो वहाँ भी फाइल कर सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है और कहाँ कर सकते हैं? तो जहाँ पे पिटिशन, और कहाँ कर सकते हैं? तो जहाँ पिटिशनर रहता है, जहाँ पिटिशनर रहता है वो वहाँ पे कब कर सकते हैं? जब जो रेस्पोंडेंट है या तो वो इंडिया के बाहर रह रहा है, या वो ऐसे टेरिटरी में रह रहा है जहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई नहीं करता है, या फिर वो 7 साल से मिसिंग है। ठीक है, मतलब इट इज प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। अगर 7 साल से मिसिंग है जिस, और वो उन लोगों के द्वारा सुना नहीं गया हो जो नेचुरली उनके बारे में सुनते, अगर वो अलाइव होते तो कहाँ पे डिसाइड करेंगे? तो वहां पे डिसाइड करेंगे जहाँ पे पिटिशनर रहता है। ओके,
तो बेसिकली कहाँ कहाँ रिसाइड कर रहा है, तो जहाँ मैरिज सोलेमनाइज हुआ, जहाँ शादी हुआ है, जहाँ पे रिस्पोंडेंट रहता है, ठीक है, जहाँ पे रिस्पोंडेंट रह रहा है, जहाँ पार्टीज टू द मैरिज लास्ट रिसाइड किया, अंतिम बार जहाँ पे दोनों हस्बैंड और वाइफ एक साथ रहे हैं, या जहाँ पे ये कब आया 2003 में इंसर्ट किया गया, जहाँ पे वाइफ पिटिशनर है, तो वेयर सी इज रिसाइडिंग ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन, जिस दिन वो पिटिशन को प्रेजेंट कर दी है उस दिन जब वो लास्ट जहाँ पे रह रही थी वहां पे वो फाइल कर सकती है, ठीक है। और फोर्थ क्या बोल रहा है, जहाँ पिटिशनर पिटिशनर रिसाइड करता है, लेकिन ये कब कर सकते हैं जहाँ पिटिशनर रहता है, तब जबकि रिस्पोंडेंट इंडिया के बाहर है या फिर 7 साल से सुना नहीं गया। लेट्स सी बेयर एक्ट में का लैंग्वेज क्या कह रहा है। बेयर एक्ट का लैंग्वेज भी बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकते हैं जिसके पास ऑर्डिनरली ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन है आपके केस, ठीक है, जहाँ मैरिज सोलेमनाइज हुआ, जहाँ रिस्पोंडेंट रहता था एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ लैंड, ठीक है। साइड और थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है पार्टीज टू द मैरिज लास्ट रिसाइड किया था। डी ए बोल रहा है कि वाइफ अगर पिटिशनर है तो जहाँ रिसाइड करी थी, रिसाइड कर रही है एट द कहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन, एट द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन पिटिशन, और जहाँ पिटिशनर रिसाइड कर रहा है तब कब कर सकते हैं, 2 टाइम कर सकते हैं, जब आउटसाइड इंडिया है फर्स्ट, और सेकंड 7 साल से रिस्पोंडेंट के बारे में कोई खोज खबर है ही नहीं, ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है। लेट्स सी सेक्शन 20। सेक्शन 20 क्या बात कर रहा है, सेक्शन 20 बेसिकली बात कर रहा है कंटेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ पिटीशन। क्या है कंटेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ पिटीशन, तो कंटेंट और वेरिफिकेशन जो है वो शैल स्टेट, क्या स्टेट कर देगा कि देयर इज नो अग्रीमेंट बिटवीन द पिटिशनर एंड अदर पार्टी टू द मैरिज, कि दोनों का मिलके कोई साठ गांठ नहीं है, ठीक है, दोनों कोई एग्रीमेंट करके नहीं पिटिशन फाइल किए, ठीक है। सेकेंड क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट शैल बी वेरीफाइड बाय द पिटिशनर, स्टेटमेंट जो है वो पिटिशनर या अदर कंपिटेंट पर्सन टू द मैरिज वेरीफाई करेगा, और ऐसा स्टेटमेंट क्या होगा, ऐसा स्टेटमेंट में हियरिंग के टाइम में बी रेफर टू एज एविडेंस, ऐसे स्टेटमेंट को एज एविडेंस यूज कर सकते हैं। लेट्स सी बेयर एक्ट लैंग्वेज क्या। Every petition presented under this act shall state as distinctly as the nature of the case permits the fact which the claim to relief is founded, except the petition under 11 shall also state that there is no collusion between the petitioner and the other party to the मैरिज, की दोनों के बीच कोई अग्रीमेंट नहीं है, दोनों पार्टी के बीच बिना अग्रीमेंट के वो फाइल करने आया है। और क्या हो सकता है, सेकंड क्लॉज क्या बोल रहा है कि शैल बी वेरीफाइड बाय द पिटिशनर, ऐसे स्टेटमेंट पिटिशनर के थ्रू वेरीफाई किया जाएगा, या अदर कॉम्पिटेंट पर्सन in the manner required, some other competent person in the manner required for verification of the plan के verification के लिए, और may at the hearing be referred to as evidence, के टाइम में उसको साक्ष्य के तौर पे रेफर किया जा सकता है, ओके। सेक्शन 21 क्या बात करता है, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट ऑफ 1908 का एक्ट क्या है, सीपीसी, ओके, सीपीसी का एप्लीकेशन का बता रहा है, ठीक है। में क्या बोल रहा है कि हाई कोर्ट क्या करेगा, एप्लीकेशन सीपी, हाई कोर्ट क्या कर सकता है, रूल बना सकता है, ठीक है। हाई कोर्ट रूल ये बना सकता है कि जितना भी प्रोसीडिंग है अंदर हिंदू मैरिज एक्ट, ये सारा किससे रेगुलेट होगा, अकॉर्डिंग टू शैल बी रेगुलेटेड एज पर सीपीसी के अकॉर्डिंगली वो रेगुलेट होगा, ऐसा रूल बना सकता है हाई कोर्ट, ओके। सेक्शन 21 में, सेक्शन 21 एक किससे बात करता है, सेक्शन 21 ए बात करता है ट्रांसफर ऑफ पिटीशन, ओके। अब सपोज 2 पिटीशन फाइल हुआ, एक जगह हस्बैंड भी फाइल कर दिया, एक जगह वाइफ भी फाइल कर दिया, दोनों कोई एक साथ पिटीशन फाइल कर दिए, तो अगर दोनों कोई सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करता है एप्लीकेशन, फाइल करता है पिटीशन, तो वो सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुन लेगा। अगर दोनों कोई डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड्स तो है ना कि
वाइफ अगर जहाँ रह रही है डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ प्लान पिटिशन में, तो वो वहाँ भी फाइल कर सकती है। सपोज इफ वाइफ अलग जगह रह रही है, हस्बैंड अलग जगह रह रहा है, और दोनों अपने अपने जगह पे वो फाइल कर दिया है। हस्बैंड उस ग्राउंड पे फाइल किया है कि लास्ट रिसाइड वाइफ, और वो एक साथ वहीं पे रहा था, अगर वो उसी जगह पे रह रहा है, और हस्बैंड और वाइफ उस जगह से मूव कर ली है, तो जब प्रेजेंटेशन और पिटिशन जब वो पिटिशन जब फाइल कर रही है, तो वो एक अलग जगह है, वहाँ पे वो फाइल की। तो अगर दोनों एक डिफरेंट जगह पे पिटिशन फाइल कर रहा है, तो क्या होगा, कहाँ पे सुना जाएगा, तो उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुना जाएगा जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे पहले पिटिशन फाइल किया गया। ओके, अगर सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुना गया है, दो सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया गया है दोनों ही पार्टी के थ्रू पिटिशन, सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हियर करेगा मैटर को। लेकिन अगर दो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैटर को फाइल किया गया है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर सुनेगा मैटर को जिसके पास सबसे पहले पिटीशन फाइल हुआ था। ओके, सेक्शन 21A से डील करता है ट्रांसफर ऑफ पिटीशन। फर्स्ट पिटीशन, एक पिटीशन है, दूसरे पिटीशन फर्स्ट पार्टी किया, सेकंड पार्टी क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करना है। जुरिडिक्शन कहाँ पे है फाइल करने का, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करेगा। सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया, तो बाय दैट सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर दिया है, तो ट्रांसफर कर देगा उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन विच द अर्लियर पिटीशन वाज प्रेजेंटेड। ठीक है, तो उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा पिटीशन को जहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट किया गया। ओके, डायरेक्ट लैंग्वेज देख लेते हैं क्या बोल रहा है डायरेक्ट। कोई नहीं, डायरेक्ट में सब 21B किससे डील कर रहा है, 21B डील कर रहा है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू ट्रायल एंड डिस्पोजल ऑफ द पिटीशन अंडर दिस। स्पेशल प्रोविजन से ट्रायल और डिस्पोजल से लेके से डील कर रहा है। ठीक है, अगर ट्रायल अपील, ट्रायल जो है वो डे टू डे होगा, 6 मंथ के अंदर कंप्लीट करना चाहिए। और ये जो अपील का प्रोविजन है ये क्या है, 3 मंथ। ओके, और 6 मंथ प्लस 3 मंथ कब से काउंट किया जाएगा, तो डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ द पिटीशन एंड अपील, जिस दिन नोटिस मिला, ठीक है, पिटीशन का नोटिस मिला या अपील का पिटीशन मिला, उस दिन से काउंट किया जाएगा। ट्रायल के टाइम 3 मंथ का पीरियड, और अपील के ट्रायल के टाइम 6 मंथ का पीरियड, और अपील के टाइम 3 मंथ का पीरियड। ओके, डायरेक्ट लैंग्वेज देखते हैं। स्पेशल प्रोविजन किससे बता रहा है, द ट्रायल ऑफ द पिटीशन अंडर दिस एक्ट शैल सो फार प्रैक्टिसेबल कंसिस्टेंट विद द इंटरेस्ट ऑफ द justice in respect of the trial be continued from day to day until the conclusion, unless the court finds adjournment on the trial beyond the following day to be necessary for the reason to be recorded। ट्रायल कब कैसे होगा, डे टू डे होगा, जब तक कि कोर्ट कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाता है और ना कोई एडजर्नमेंट। Every petition under this act shall be tried as expeditiously as possible, and endeavors shall be made to conclude the trial within 6 months। जो ट्रायल है वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निपटाने है, और कितने दिन के अंदर, 6 मंथ के अंदर। ठीक है, विदिन 6 मंथ, कब से 6 मंथ, तो डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ द पिटीशन ऑन द रेस्पॉन्डेंट, जिस दिन पिटिशनर रेस्पोंडेंट को नोटिस दिया है उस ट्रायल का, उस दिन से 6 महीने के अंदर ही अंदर निपटाना है। ओके, ट्रायल का मैटर। और अपील का, एवरी अपील अंडर दिस एक्ट शैल कंक्लूड एंड हियर विद इन 3 मंथ। अपील का मैटर 3 मंथ के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ अपील ऑन रेस्पॉन्ड। ठीक है, कब से, 3 मंथ जब पिटिशनर क्या किया, रेस्पोंडेंट को नोटिस दिया अपील का। ओके, 21C बात करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओके, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से कौन बात कर रहा है, कौन सा प्रोविजन, 21C। अब ये क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स अगर इन
ड्यूली स्टैम्प्ड या रजिस्टर्ड नहीं है। 21C बोल रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट्स ड्यूली स्टैम्प्ड और रजिस्टर्ड नहीं है तो भी वो इनएडमिसिबल नहीं हो जाएगा। ओके, बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग रजिस्टर्ड और स्टैम्प्ड को इनएडमिसिबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। Notwithstanding anything in the enactment to the contrary, no document shall be inadmissible in evidence in proceeding at the trial of the petition under this act on the ground that it is not duly stamped or registered। ठीक है, इस ग्राउंड पे डॉक्यूमेंट को इनएडमिसिबल नहीं माना जाएगा कि ये ड्यूली स्टैम्प्ड और रजिस्टर्ड नहीं है। ओके, अब सेक्शन 22 किससे बात करता है? तो सेक्शन 22 बात करता है इन कैमरा प्रोसीडिंग। ठीक है, इन कैमरा प्रोसीडिंग क्या होता है? इन कैमरा प्रोसीडिंग होता है वो कोर्ट प्रोसीडिंग जो कि हर्ड और रिव्यूड है कहाँ? प्राइवेट में। ठीक है, मतलब वो एक ओपन कोर्ट में उसको उसका सुनवाई नहीं हो रहा है ना, तो उसको रिव्यू किया जा रहा है ओपन कोर्ट में, तो कहाँ किया जा रहा है? उसको इन चैम्बर प्रोसीडिंग, ठीक है, चैम्बर के अंदर हो रहा है। और इसमें कौन कौन रहेगा? तो सिर्फ नेसेसरी लीगल काउंसिल रहता है, पर्सन इन नेसेसरी लीगल काउंसिल रहेगा, जज रहेंगे और कौन रहेंगे? पार्टीज इन्वॉल्व इन द मैटर। ठीक है, कौन कौन नहीं होगा? तो पब्लिक, प्रेस या जूरी मेंबर नहीं होते हैं इन कैमरा प्रोसीड। ओके, 22 डील करता है इन कैमरा प्रोसीड। 22 बात क्या बोल रहा है? 22 बोल रहा है कि सेल बी कंडक्टेड इन कैमरा। ठीक है, इन कैमरा प्रोसीडिंग इन कैमरा में होना चाहिए। ठीक है, नॉट लॉफुल, ये लॉफुल नहीं है प्रिंट या पब्लिश करना। ठीक है, एक्सेप्ट किस चीज को हम लोग प्रिंट या पब्लिश कर सकते हैं? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को प्रिंट या पब्लिश किया जा सकता है, लेकिन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, कोर्ट के परमिशन से ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पब्लिश किया जाएगा। ओके, लेट्स सी वेयर एक्ट लैंग्वेज। Every proceeding under this act shall be conducted in camera, and it shall not be lawful for any person to print or publish any matter in relation to any such proceeding except a judgment of High Court or the Supreme Court printed or published with the previous permission of the court। ठीक है, कोई भी प्रोसीडिंग जो होगा इस एक्ट का वो इन कैमरा प्रोसीडिंग होगा फर्स्टली, और ये लॉफुल बिल्कुल भी नहीं होगा कि कोई पर्सन उसको प्रिंट या पब्लिश करे, प्रिंट या पब्लिश करे कोई भी मैटर उससे रिलेटेड। लेकिन क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कर सकते हैं, वो भी कोर्ट के परमिशन से। ठीक है, प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। इफ एनी पर्सन प्रिंट्स और पब्लिश द मैटर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन सबसेक्शन 1 ही शैल बी पनिश्ड विद फाइन विच। अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, फिर भी कॉन्ट्रावेन कर रहा है, प्रिंट या पब्लिश कर रहा है, तो उसको उस पे क्या लगेगा? फाइन लगेगा। कितना? तो 1000 तक का फाइन। ठीक है, ओके, चलो, तो वी आर डन विथ सेक्शन 16 टू 22 ऑफ। आज हम लोग सेक्शन देखे 22 तक हिंदू मैरिज से डील की। क्या बात करता है? तो सेक्शन बात करता है लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। ठीक है, सेक्शन 16। सेक्शन 17 बात करता है पनिशमेंट बाइगैमी। सेक्शन 18 बात करता है आपका पनिशमेंट फॉर ब्रीच ऑफ अदर कंडीशन। कंडीशन फर्स्ट एज रिक्वायरमेंट वाला, और सेकंड क्या था? अगर प्रोहिबिटेड या सस्पेंड में साथ। सेक्शन 19 जुरिडिक्शन से बात कर रहा है, तो कहाँ jurisdiction है? एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है पहला, और कब कहाँ कहाँ कर सकते हैं? जहाँ मैरिज सोलेमनाइज हुआ फर्स्ट, सेकंड जहाँ रिस्पोंडेंट रहता है, थर्ड जहाँ पे पार्टीज टू द मैरिज लास्ट रिजाइड किया है, फोर्थ जहाँ पे वाइफ पिटिशनर है, और डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ लैंड जहाँ पे वो रह रही है, थर्ड जहाँ पिटिशनर रह रहा है तब जब वो आउटसाइड, जब रिस्पोंडेंट आउटसाइड इंडिया रह रहा है, या फिर वो 7 साल से या 7 साल से ज़्यादा तक उसके बारे में सुना नहीं गया। 20 बात करता है कंटेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ पिटिशन का। 21 बात करता है हाई कोर्ट ये रूल बना सकता है कि जितना भी मैरिज एक्ट का वो रेगुलेट होगा। 21A बात करता है ट्रांसफर ऑफ पिटिशन। अगर 2 पिटिशन आया
फर्स्ट पिटीशन एक पार्टी किया है, सेकंड पिटीशन दूसरा पार्टी फाइल किया है, और दोनों अगर सेम कोर्ट में किया है तो सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगा, मैटर को हियर करेगा। लेकिन अगर दो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हुआ तो उस ट्रांसफर होगा मैटर जहाँ पे फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैटर गया है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही 21B बात करता है स्पेशल प्रोविजन। स्पेशल प्रोविजन किससे, ट्रायल और रिलेटेड। ट्रायल जो होगा वो डे टू डे प्रोसीड होगा अगर एडजर्नमेंट नहीं किया गया है, और ये क्या होगा, ये 6 मंथ के अंदर इसको डिस्पोज ऑफ करना है, और अपील जो है वो 3 मंथ के अंदर इसको डिस्पोज ऑफ करना है। और 6 मंथ और 3 मंथ का पीरियड कब से काउंट होगा, तो डेट ऑफ सर्विस ऑफ पिटीशन या अपील। ठीक है, सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ पिटीशन या, ठीक है, नोटिस या अपील दिया गया है, पिटीशन का नोटिस या अपील का नोटिस दिया गया है अदर पार्टी को उस दिन से 6 मंथ और 3 मंथ रिस्पेक्टिवली, 6 मंथ ट्रायल एंड 3 अपील। ओके, अब 22C बात करता है डॉक्यूमेंट जो वो इनएडमिसिबल बस इस ग्राउंड पे कि वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो ड्यूली स्टैम्प या, और 22 क्या बात करता है, 22 कैमरा प्रोसीडिंग इज अपोजिट टू ओपन कोर्ट। ठीक है, कैमरा प्रोसीडिंग में सिर्फ लीगल काउंसिल, जजेस और पार्टीज टू द मैटर इन्वॉल्व होते हैं, कोई प्रेस जूरी या पब्लिक इन्वॉल्व वो कैमरा के अंदर कंडक्ट होगा। और अगर वो प्रोसीडिंग को प्रिंट या पब्लिश नहीं कर सकते, लॉफुल नहीं, एक्सेप्ट कोर्ट के हाई कोर्ट के जजमेंट को पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन वो भी कोर्ट के are done with section 16 to 22 of Hindu Marriage Act. I hope ये सबको क्लियर हो गया हो। नाउ इन नेक्स्ट सेशन वी विल डील with section 23 to the rest section with till section 30 of Hindu